नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी ने निर्विरोध जीत का परचम लहरा दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। लेकिन अब दूसरी ओर सियासत चुनाव के नतीजों से आगे बढ़कर कांग्रेस के अंदरूनी घमासान पर भी आ गई है। भोपाल में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच हुई कथित नोकझोंक का वीडियो वायरल हो गया। जीतू पटवारी के आग्रह के बावजूद दिग्विजय सिंह का बोलने से इंकार करना और फिर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, सियासी गलियारों में चर्चाओं का नया दौर यहां से शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राज्यसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है? क्या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर बीजेपी एक सामान्य घटनाक्रम को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? इन तमाम पहलुओं पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि मामला सिर्फ अब राज्यसभा चुनाव का नहीं, बल्कि कांग्रेस की एकजुटता और विपक्ष की राजनीति के भविष्य का भी है। देखिए पहले रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी ने निर्विरोध जीत दर्ज कर सियासी बढ़त हासिल कर ली है। चुनाव आयोग ने भाजपा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंप दिए हैं। भाजपा इस जीत को संगठन की मजबूती और रणनीति की सफलता बता रही है। जीत के बाद तीनों नवनिर्वाचित सांसद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मिलने पहुंचे, जहां उन्हें बधाई दी गई और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय और हरीश चौधरी की नोकझोंक का वीडियो भी वायरल हुआ। कांग्रेस अभी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मुद्दे पर सवाल उठा रही है और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ अन्याय बता रही है, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस के लोगों पर ही जानकारी देने का आरोप लगाया। एक बड़ी गलती की, छुपाने का काम भी आपने किया। आप ही के लोग आपके साथ नहीं रह रहे, तो इसमें भाजपा क्या करेगी? हमारे पास कागज कहाँ से आ रहे हैं? हम तो तेलंगाना में हमारी सरकार नहीं है, आप ही कागज नहीं लगा रहे, आप ही उपलब्ध करा रहे, आप ही फॉर्म में नहीं भर रहे। तो ये गलती तो कांग्रेस की है। कांग्रेस बताए कि उन्होंने ये चूक क्यों की। आखिर ऐसी कौन सी लड़ाई थी कि इतनी बड़ी अपनी राष्ट्रीय नेता का फॉर्म ही रिजेक्ट करवा दिया? इधर मीनाक्षी नटराजन मामले में कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस की झुंझलाहट दिख रही है और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को ही चोर कह दिया। जो हमें उम्मीद थी वही हुआ, आशंका थी वही हुआ। आज अभी तक निर्वाचन आयोग ने कोई फैसला नहीं किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि साहब 4 बजे तक फैसला कर दीजिए, नहीं तो हमें इसका हमारा जो मांग है वो इन्फ्रस्ट्रक्चर हो जाएगी। वही हुआ, 4 बजे इन्होंने घोषणा कर दी और चोरी से सीट लूटी गई है। इसका हम विरोध करते हैं। फिलहाल राज्यसभा की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में जा चुकी हैं और कांग्रेस की कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के भरोसे है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के भीतर की तस्वीर ज्यादा चर्चे में है। नामांकन रद्द होने के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग को घेरने निकली कांग्रेस खुद अपने नेताओं के बीच दिखी कथित खींचतान को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है। बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे सामान्य संवाद और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का हिस्सा बता रही है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के भीतर उठे मतभेद के सवाल मध्य प्रदेश की सियासत में नई बहस जरूर छोड़ गए हैं। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो चलिए चर्चा के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। ब्रजेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित चौरसिया जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अमित जी आपसे आज कर रहा हूं। दर्द होगा, एक दुख का पहाड़ जरूर आज कांग्रेस के भीतर होगा मुझे लगता है, क्योंकि तीसरी सीट राज्यसभा की जो थी, ना नंबर्स थे ना आंकड़े थे ब्रजेश पांडे जी के पास, लेकिन वो तीसरी सीट भी आपके हाथ से चली गई। आपकी टेक्निकल विफलता भारतीय जनता पार्टी के लिए सफलता बनी, क्या इस बात को कांग्रेस आज स्वीकार रही है? अमित जी।
चलिए अमित जी, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए टेक्निकलिटी की बात हम कर रहे थे, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है। आप तक लौटेंगे, फिर आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं दिखाइएगा। ब्रिजेश जी, आप तक लौट रहा हूं। तमाम बड़े आरोप हैं। अब तक आप लोगों को कहा जाता था कि वोट चोरी करते हैं, वोट चोरी करते हैं। एक नया नाम आया है सियासी गलियारों में कि आप लोगों ने सीट चोरी कर ली। कैसे हुआ ये सब? इसको लेकर तमाम बड़े सवाल है और पारदर्शिता को लेकर सवाल है। किस तरह से इस पर जवाब, क्या रिएक्शन होगा भारतीय जनता पार्टी का? जी, बहुत स्पष्ट बात है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा जैसी। अरे आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी अभी अमित जी से कि आप टेक्निकल तरीके से तैयार नहीं है। आपके अंदर आपस में इतनी गुटबाजी है कि आपके पेपर यहाँ तक पहुंच रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और आप दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है। और उस सबसे भी अलग हट करके आप देखिए कि ये इसके साथ कांग्रेस ने अपना कोई डमी प्रत्याशी नहीं लड़ाया। तो सारी की सारी जो कवायद थी, इनकी पूरी कवायद ही जो थी फ्लॉप थी, सुपर फ्लॉप थी। इनकी जो रणनीति थी वो फ्लॉप थी। और आप सोचिए कि इसके बाद भी ये रणवीर सिंह का फ्लाइट उड़ के जा रहा, 12-13 विधायक टोटल उसमें जा रहे हैं। तो जो इनकी रणनीति की जो भी इनके हिस्सा था वो पूरा फेलवर साबित हुआ। और आज इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर जी ने मध्य प्रदेश में तीनों जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित हमारे बहुत प्रत्याशी थे, माननीय तरुण चुग जी को, माननीय रजनीश अग्रवाल जी को और श्री महेश केवट जी को राज्यसभा के लिए उनको निर्विरोध निर्वाचित कर दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस चीज को लेके कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस के आरोप मिथ्या है। आप बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, उसके बाद आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि हमने ठीक इसी तरह का जजमेंट जो है 2013 में दिया है और खास तौर से लिखा है कि कोई भी प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़ेगा उसका कोई कॉलम खाली नहीं जाएगा। और जब आपको सारी चीजें पता थी, आपने अपने यहाँ से इतने आपके पास वकीलों की टीम है, विवेक तनखा साहब से लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी जी से लेकर बड़े बड़े धुरंधर वकील आपके पास हैं। आपको अपना फॉर्म जो है एक बार चेक कराना चाहिए था। तो सारी की सारी गलती कांग्रेस करती है। और आप भारतीय जनता पार्टी इस जीत को क्या मानती है? जन समर्थन की जीत, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा सवाल, उसके बाद तो मेरे समझ में तो नहीं आता है, क्योंकि ये भी कानून का भी ठीक है। आपकी और जो है तो एक छोटा सा सवाल, फिर मैंने सोचा नहीं किया था कि कांग्रेस आवाज पहुंच रही है आप तक, इसका खामियाजा उसे उठाना पड़ रहा है। ब्रिजेश जी आवाज पहुंच रही। एक छोटा सा सवाल है, फिर अमित जी के पास में जाऊं। तो इस जीत को भारतीय जनता पार्टी क्या मानती है? जन समर्थन की जीत या वही तकनीक प्रक्रिया की जीत हुई है इस तीसरी सीट पर? देखिए, जन समर्थन भी होता तो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे विधायक जो थे वो संपर्क में बराबर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। कांग्रेस के नेतृत्व, कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया था उनके खिलाफ जो कांग्रेस के अंदर के बड़े नेता हैं, उन नेताओं की अपने अपने इनके गुट चलते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे अजय सिंह राहुल जी हों, चाहे वो कमलनाथ जी हों, चाहे जीतू पटवारी जी हों। सब लोगों ने एक अनार 100 बीमार, सबने आशा पाल रखी थी कि राज्यसभा की सीट राहुल गांधी जी हमको देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी जी ने मीनाक्षी जी का चयन किया, खैर उनकी अपनी चयन प्रक्रिया है, वो उनका पैरामीटर्स है। लेकिन आप, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जिस चीज आप देखिए, बड़ी क्लियर कट बात है, जो सीआरपीसी की धारा है 223 क्या कहती है? साफ तौर से कहती है कि आप अगर कोई भी व्यक्ति के खिलाफ कहीं कोई बात चल रहा है और अगर न्यायालय उस चीज पे संज्ञान लिया, न्यायालय ने आपको जो है सम्मन जारी किया है, तो कम से कम आप जब इस तरह का फॉर्म भरे, राज्यसभा का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उसको पाने की आवश्यकता क्या थी? उस चीज का उल्लेख कर देते, उसमें कौन सा आपको जो है। अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, तो आपने टेक्निकल विफलता ब्रजेश पांडे जी के लिए सफलता साबित हुई है, इस बात को स्वीकार रहे हैं, क्योंकि ब्रजेश जी भी यही कह रहे हैं कि आपके पास तो बड़े बड़े वकील है, इतने वकील हैं कि इस टेक्निकल चीज को आखिर ध्यान में क्यों नहीं रखा गया, क्यों छुपाई गई इसकी जानकारी, जिससे आपको आज ये हार का सामना करना पड़ा। वो तीसरी सीट जो आपकी थी वो भी आपके हाथ से चली गई। अमित जी, मेरी आवाज आ रही है आपका? जी बिल्कुल प्रॉपर है। जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ ब्रजेश भाई जो है अपनी खुली डकैती जो खुलेआम आंखों में मिल चुकी ना चुनाव आयोग के साथ में मिलकर, किस तरह केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का रबर स्टंप के रूप में काम कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप ज्यादा इसमें तो पुलिस में थोड़ी है ब्रजेश जी, ये जो जनता के मन में गुबार है ना, ये सीटी बन रही थी, प्रेशर कुकर के अंदर जो गैस बन रही थी, आपने उसको बढ़ावा दे दिया है और आने वाले समय में गुबार फूटने वाला, थोड़ा धीरे रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से आप खुलेआम आप लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों का लगातार आप हनन करते जा रहे हैं,
और जिस तरह से आप गलत पोतते जा रहे हो, डकैती डालते जा रहे हैं ना, क्योंकि अब आपके पास ना मतदाता के अधिकार का कोई वजूद बचा है। 27 लाख वैलिड मतदाता आपने पश्चिम बंगाल में SIR के माध्यम से काट दिए, बिहार में काट दिए, आसाम में आपने NRC लागू नहीं होने थी, वहां पर आपने जो है मतदाता सूचियों में बड़ा फेरबदल कर दिया, सरकारी मशीनरी झोंक दी। ये सब देख रही है देश की जनता। और अब तो आप वोट चोरी करते करते सीट चोरी पे आ गए, कितना नीचे गिरोगे आप। सत्ता के हवल जो है भारतीय जनता पार्टी तमाम सवाल ठीक है आपके, लेकिन इस बात को क्यों नहीं स्वीकारते आप लोग कि आप लोगों से भी एक चूक हुई है इसमें? अगर डमी कैंडिडेट आप उतारते, उस कॉलम में जानकारी दे देते तो आज ये तस्वीर नहीं होती। इस बात को नहीं स्वीकार रहे। किस बात की चूक बता रहे हैं राघवेंद्र जी? किसी विधि विशेषज्ञ को बिठाइए जो कहते हैं कि धारा जो है CRP की 223 के अंतर्गत सम्मान और नोटिस जारी होने का भी हवाला दिया जाता है। और आप उस निर्वाचन आयोग का राज्यसभा का नॉमिनेशन फॉर्म मंगा लीजिए, जो 26 फॉर्म की जिक्र कर रहे हैं उसमें कहा लिखा हुआ है कि सम्मान और नोटिस की भी जानकारी देना होगी। कहाँ हुआ अपराध पंजीकरण? एक नोटिस के आधार पर टेक्निकल फॉल्ट बनाकर आपने पर्चा निरस्त करवा दिया। और वहीं आपने परिमल नथानी झारखंड में, उनसे आप नया शपथ पत्र ले लेते हैं स्कूटिंग में। कौन है परिमल नथानी? रिलायंस इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर। उनके फॉर्म के अंदर चार चार 10 साल गलतियां, अधूरा फॉर्म भरा हुआ, 4 सेट भरे जाते हैं, उसमें 2-3 सेट का ब्लैंक भर दिया उन्होंने। तो जब जो एक रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर जो 2 बार के राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, वो अच्छी बड़ी फॉल्ट कर रहे हैं और उनको इतना जो है प्रिविलेज दिया जा रहा है। और मीनाक्षी नटराजन जी का एक फॉर्म निरस्त कर दिया आपने, वो भी एक टेक्निकल कारण दिखाते। आपने कहा 223, अरे 33 का कॉलम पढ़ लीजिए, किसी विधि विशेषज्ञ को बिठा लीजिए जो एक कह दे कि 223 के आधार पर फॉर्म होना जस्टिफाइड कर दे। अरे आपका केंद्रीय चुनाव आयोग तो 5 बेर ताला लगा के भाग गया। ऐसा जज मोदी और अमित शाह का। ये आप लोकतंत्र को लूट रहे हो पूरी तरीके से। जब आप भूपेंद्र जी बेहतर तरीके से समझा देंगे। भूपेंद्र जी आऊंगे प्रदेश से आपके पास। भूपेंद्र जी ठीक है। भूपेंद्र जी ये लड़ाई आप शुरू से देख रहे हैं और जिस दिन से राज्यसभा के चुनाव के ऐलान हुए उस दिन से हम लोग लगातार बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो जो चीजें हुई सब कुछ क्या नियमों के अनुसार हुए हैं, या कांग्रेस के जो आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के जो इस पर प्रत्यारोप है, इस पूरी प्रक्रिया में आप नियमों की अगर बात कर ले तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? टेक्निकल ग्लिच की जो बात हो रही है उसको किस तरह से देख रहे हैं? अब जो रिजल्ट सामने है उस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? मैं चाहता हूं जरा विस्तार से इसको समअप करिए आप। देखिए राघवेंद्र जी, ये जो लीगल प्रोसेस है, कोई भी राज्यसभा उम्मीदवार जब अपने नामांकन भरता है तो उसमें सारे डिटेल देता है। लेकिन उनका कहना है नटराजन जी का कि हमको ये नहीं पता था कि ये हमने नोटिस तामील किया। वहां कांग्रेस ये कह रही है और बीजेपी ये कह रही है कि उनको ये तामील था और उन्होंने उसका जवाब भी दिया। अब ये क्या है, दोनों पार्टियों की कंट्रोवर्सी है और इसको जल्दी करते हुए जो वो चुनाव आयोग के पास गए, चुनाव आयोग ने तो उनको रिलीफ नहीं दिया और उसके बाद वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट में जो उनको रिलीफ देना था, अगर उससे पहले डिसीजन आ गया और उनको निर्विरोध तीनों लोगों को चुन लिया गया, तो ये जो प्रक्रिया है इसके क्या अब टेक्निकल पॉइंट में आ गई। अब यहाँ पे डबल ड्यूज आ गया। वहां पे चुनाव आयोग ने अपना डिसीजन भी दे दिया और तीनों लोगों को विजय घोषित कर दिया। अब वहां पे ये जब इनकी याचिका थी, पेंडिंग याचिका थी कि हमारा अब सुना जाए और 18 तारीख तक उसके बारे में ये कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी अभी नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि आज अगर वो स्टे ऑर्डर दे देते तो हमारी मीनाक्षी नटराजन जी को रिलीफ मिल जाता और इस तरह से नहीं दिया। तो अब ये देखिए, जुडिक्शन पे अपन प्रश्न नहीं उठा सकते हैं कि उसमें लेट किया कि जल्दी किया, लेकिन बाई द वे अब जुडिक्शन के पाले में चली गई है। वहां पे चुनाव आयोग ने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तीनों लोगों को जीतने की डिक्लेरेशन दे दिया है। अब ये डबल पैच आ गया है यहाँ पे, वहां पे भी आ गया। अब ये पार्टी बनने के लिए, अब केवल भी अपनी पार्टी बनने के लिए अपना आधार रखेंगे। अब यहाँ पे जो भी फैसला आएगा, अब लंबा प्रोसेस हो जाएगा इस डिसीजन में। लेकिन भूपेंद्र जी आप समझाइए, फिर अमित जी शॉर्ट में जरा एकदम शॉर्ट में समझाइएगा। भूपेंद्र जी, क्या ये 3 कारण जो मैं अभी आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं उस पर आप जरा सा बताइएगा, क्या ये 3 कारण महत्वपूर्ण है कांग्रेस के इस हार में? एक तो डमी कैंडिडेट का नाम उतारना, दूसरी बात अगर मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कुछ वैसी बात थी, चार्जशीट या शोकॉज नोटिस वाली बात थी, तो उसके जवाब में उसी वक्त उसी दरमियान अगर वो कुछ पेश कर दी होती तो शायद ये बात
आगे नहीं बढ़ती? और तीसरी, जो रणनीतियां बनाई कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट को न उतारकर, क्या यह भी एक बड़ा फैक्टर रहा कांग्रेस के भीतर इस तीसरी सीट पर हार की वजह एक बनी? देखिए, राज्यसभा में अधिकांश किया जाता है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में डमी उम्मीदवार तैयार किया जाता है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी मैनेजमेंट यह है कि कांग्रेस ने अपने पूरे कैंडिडेट का पूर्वावलोकन नहीं किया कि उनको कैसे तरीके से, क्योंकि उनको ये जानकारी, और ये जानकारी कैसे आई उनके पास, बीजेपी वालों के पास, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस ने इस बात को बताया। लेकिन अगर इस सब चीजों का उनको संदेह था तो वो डमी उम्मीदवार उतारते। उनको ये संदेह ही नहीं था कि हमारा कैंडिडेट न्यूट्रल होगा। उनको तो यही था कि हमारे उसके ऊपर आपराधिक कोई मामला नहीं है, या कोई भी चीज जिसकी सीआरपीसी के तहत जो भी जानकारी थी, तो वो जानकारी ना होने के कारण उन्होंने ये एक पहलू नहीं उठाए। लेकिन कैंडिडेट को ये पता, जब वो कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि वो नोटिस तामील हो चुका है और उनको जब संज्ञान था, तो ये छोटी सी जानकारी उनको अपने नामांकन में देनी चाहिए। यही सवाल है। ठीक है अमित जी, क्या दिखा रहे हैं? समझाइए जरा, फिर प्रदेश जी आपके पास क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अमित जी? लौटता हूं राघवेंद्र जी, ये वो फोटो है जो झारखंड के राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार है, जिनको निर्वाचन आयोग द्वारा बाकायदा पूरा रिलीज दिया गया, स्पेशल प्रिविलेज दिया गया, गलती सुधारने का, त्रुटि सुधारने का, पुनः शपथ पत्र दाखिल करने के लिए। तो एक देश एक विधान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इसी देश में 2 संविधान और 2 कानून चला रही है। और रही बात सीआरपी की 223 की धारा की, तो कोई बता दे कि कोर्ट ने पहले भी संज्ञान दिया है, चाहे हरियाणा का मामला हो चाहे गुजरात का मामला हो। आज हमें सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी निराशा हाथ लगी कि चुनाव प्रक्रिया को उन्होंने रोकने से मना कर दिया, लेकिन कोर्ट में भी हमारा केस पेंडिंग है, कल हमारी सुनवाई होना है। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी की निर्लजता, पहले डकैती डाली और डकैती का हाथों हाथ सर्टिफिकेट भी नहीं लिया। अरे भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता तो बची नहीं थी, क्योंकि तीसरा उम्मीदवार उतार दिया था। और आज जिस हड़बड़ाहट में सर्टिफिकेट किया गया, जिस हड़बड़ाहट में लड्डू खिलाए गए, ठीक वो है बता रहा है कि लोकतंत्र को अमित जी, कांग्रेस को भरोसा किस पर है? इलेक्शन कमीशन पर नहीं है, ईडी पर नहीं है, सीबीआई पर नहीं है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर अरे ये दिग्विजय से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चोर है, सुप्रीम कोर्ट चोर है, जिस पर आपको भरोसा था, जहां जिस कोर्ट का दरवाजा आपने खटखटाया है, आप उसको चोर कह रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? अंबानी का गुलाम खड़ा हुआ है अमित जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा किया जाए या शक किया जाए, ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा किया जाए कि शक किया जाए? ये अंबानी का कैंडिडेट सामने दिख रहा है। क्यों स्पेशल प्रिविलेज दिया गया? फिर झारखंड में क्यों दूसरा नियम लागू किया गया? क्यों शपथ पत्र फिर से भरवाया गया? क्यों सारी त्रुटियों को सुधारा गया? और कौन कहता है एक विधि विशेषज्ञ को बिठा लीजिए जो ये कह जाए कि नोटिस के आधार पर इस देश के अंदर पहली बार तकनीकी आधार बना के फॉर्म सुप्रीम किया कोर्ट गया। पर भरोसा है कि नहीं साहब? तो इलेक्शन किसी भी कमीशन पर तो नहीं जनप्रतिनिधि था। को चुनाव लड़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा। नहीं सुन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट पर है कि नहीं? अमित जी सीधे सीधे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट चोर है? अरे हम तो कह रहे हैं निर्वाचन आयोग तो रबर स्टाम्प बन गया है, और कल हम सुप्रीम कोर्ट चोर है भी देख लेंगे। अमित जी, सुप्रीम कोर्ट चोर है, दिग्विजय कल सिंह देख लेंगे राघवेंद्र जी, कल पता चलेगा कौन क्या है। आज तो निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट चोर है, वो तो कार्यवाही में पता चलेगी, सुनवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से साबित हो गया कि रबर स्टैम्प के रूप में जो है निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रजेश जी, ठीक है ब्रजेश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ये भरोसा दिला सकती है कि जांच एजेंसियां, चुनाव आयोग और अन्य संस्थाएं पूरी तरह से स्वतंत्र है? क्योंकि सवाल तो यही से उठ रहे हैं ना। और दिग्विजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चोर है, उस पर क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए राघवेंद्र जी, खुद ही निष्पक्षता पे जो है प्रमाण पत्र जारी करेंगे। के संविधान पे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर हमेशा विश्वास किया है। कांग्रेस पार्टी केवल संविधान के प्रति जो है वो सीने में लगाकर चिपकती है, उनको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं है। इनको ये नहीं पता है कि हमको फॉर्म नंबर 26 में लिखना क्या था, जो रिटर्निंग ऑफिसर साहब नहीं आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, मध्य प्रदेश के गोवा डोगरी का उपचुनाव था, प्रताप सिंह उनके कांग्रेस प्रत्याशी थे और वहां से जो है मंगल सिंह दुर्गे लड़े थे बीजेपी से। इसी तरह का पिटीशन दायर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी यही कहा था कि भाई ऐसा है, एक बंसमणि वर्मा जी का सिंगरौली का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि आप इस तरह फॉर्म में कोई भी जानकारी नहीं छुपा सकते हैं, कि आप किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। 2 बजे आपके कैंडिडेट के पास पहुंच जाता है, कहा जाता है कि आपके साथ तो तेलंगाना वाला मसला है, उस पर आप जो है कुछ ना कुछ जवाब दे दीजिए या उस पर कुछ बात भर दीजिए, निरंक मत छोड़िए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में आप हैं।
मैंने कहना चाहिए कि लेकिन ब्रजेश जी, नहीं लगता है कि एक मौका देना चाहिए था? एक तो चोरी, ऊपर से मौका मिलना चाहिए था। इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए आपको कल की डेट दिया और रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से मुकुल रोहतगी ने इस चीज को किया साफ तौर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि इसमें सारा दोष कांग्रेस और उसके प्रत्याशी का है। लेकिन आप ये बताइए नैतिकता के आधार पर, लोकतंत्र में नैतिकता के आधार पर क्या मीनाक्षी नटराजन को एक आखिरी मौका नहीं मिलना चाहिए था नामांकन में अपनी चीजें सुधारने के लिए? भारत का कानून कहता है एक एक करके अमित जी से आवाज किसी की नहीं आ रही है, बात किसी की नहीं पहुंच पाएगी। ब्रजेश जी रोक रहा हूँ आपको भी। मुझे आपकी आवाज डाउन करनी है प्लीज। प्लीज बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, समय हमारे पास कम है। ब्रजेश जी, क्या नैतिकता के आधार पर जिस तरह से झारखंड का हवाला दे रहे हैं अमित जी, मीनाक्षी नटराजन को एक मौका नहीं मिलना चाहिए था? कोर्ट आपको सीरियस नहीं ले रहा है तो कहीं ना कहीं गलती तो आपके कैंडिडेट की है। आप कैंडिडेट नहीं उतार रहे हो, हद नहीं है, ऊपर से आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा है। वही समझ मुझे नहीं आ रहा है। आप मुझे बताइए, आपने डमी कैंडिडेट नहीं उतारा, पहली गलती जो बार बार आपसे हो जाके पूछ रहे हैं। दूसरी बात, आपने फॉर्म 26 में गलत इंफॉर्मेशन क्यों दिया? आप एक जगह निरंतर लिख रहे हो, एक जगह लिख रहे हो कि हाँ इस तरह का मामला था। आपने देखा है मीनाक्षी जी का फॉर्म? मैं था वहां पर विधानसभा में देखा है, बोर्ड में गलत एफिडेविट दिया। अमित जी ठीक है ना, ठीक है, आपकी बात सही है, मैं मान रहा हूँ। अमित जी ठीक है, डमी कैंडिडेट नहीं उतारना था आपको, लेकिन जब आपको पहले से इसकी आशंका, जिसका आप आरोप लगाते हैं हमेशा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, तब तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए था। शैक्षणिक योग्यता का मामला हो, चाहे आय ऐसे नहीं। ब्रजेश जी की आवाज जरा डाउन करिए प्लीज। ब्रजेश जी नहीं, ऐसे नहीं अमित जी, अब आपसे आपकी बारी है, मैं आपसे सवाल ले रहा हूं। जब आपको पता था कि इस तरह से आग लगने वाली है तो आग बुझाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी तो आपकी थी ना? आपके पास इतने कानूनी पंडित हैं, जो भी गलतियां थी, क्या आपको नहीं लगता है कि तैयारी में कहीं चूक हुए? मैं डमी कैंडिडेट को लेकर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, तैयारी को लेकर बात कर रहा हूं, कानूनी प्रक्रिया को लेकर बात कर रहा हूं। क्या चीजें नहीं होनी चाहिए थी? और दूसरी जो तस्वीर अब गुटबाजी की भी सामने आ रही है, क्या आंतरिक कोई रणनीति थी कि जानबूझकर ऐसा करा दिया गया हो? क्या ऐसी कोई बात है अमित जी? अब भारतीय जनता पार्टी एक परसेप्शन सेट कर रही है, क्या उसके अंदर वीडियो के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग हुई है जो बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और हरीश चौधरी में नोकझोंक हुई है? क्या बातचीत हुई है उनके अंदर? भारतीय जनता पार्टी एक परसेप्शन बना रही है। और आज तक किस राज्यसभा चुनाव के अंदर डमी कैंडिडेट को उतारा गया? बता दो, भारतीय जनता पार्टी ने डमी कैंडिडेट उतारा क्या उसका? एक गांधीवादी महिला नेत्री को आपने बाहर कर दिया राज्यसभा से जाने के लिए। आप महिला सशक्तिकरण और मतदारी बनने की बात करते हैं, ये किस तरह की नैतिकता की बात करती है भारतीय जनता पार्टी? कौन से कानून पर विश्वास करती है? रिलायंस अंबानी कैंडिडेट का लड़का चुनाव, उसको सारे नियमों में स्वतंत्रता दे दी जाती है, उसको वापिस शपथ पत्र भरने का अवसर दिया जाता है, उसके फॉर्म की सारी त्रुटियां जो निर्वाचन अधिकारी दूर कराता है। एक रिटायर्ड हाईकोर्ट मजिस्ट्रेट की आपत्ति लगाता है वही कार्य संविधान के देश चल रहा है, कानून के देश चल रहा है। वही कार्य बताए हाईकोर्ट के रिटायर्ड मजिस्ट्रेट देश का वापिस निर्णय करवा रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के पास से रोक के सर मानना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, मध्य प्रदेश की जनता की आवाज का गलत होता है। आपसे राज्यसभा में चलिए ठीक है, ब्रजेश जी और अमित जी दोनों लोगों को रोक रहा हूं, समय हमारे पास इतना ही है, कम था हमारे पास समय। अब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित जी आपका भी, और ब्रजेश जी आपका भी, और भूपेंद्र सुलेटर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने तीनों सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी ताकत जरूर दिखाई है, लेकिन कांग्रेस के भीतर उठे सवाल और वायरल तस्वीरें नई चर्चाओं को जन्म दे रही है। क्या यह सिर्फ एक सामान्य घटनाक्रम है या फिर कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर सामने आएंगे। फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।